नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। कल हमने दिखा था शाह बिल्डर्स के मालिक सोहेल अहमद की मृत्यु पे संशय अभी भी बना हुआ है। कुछ पक्ष रखे थे कल, काफ़ी कमेंट्स आए और उसमें आज जो पार्ट है वो हम दिखाएंगे कि क्या उनकी मौत स्वाभाविक थी या उनको सच में कुछ ऐसा हुआ था। उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल अहमद के भतीजे तनवीर जी, और तनवीर से हम जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। क्योंकि तनवीर ही उस दिन वहाँ मौजूद थे सोहेल अहमद के साथ। जो कुरैश थे वो बाहर थे, अजमेर में थे, उनको पूरी सच्चाई नहीं मालूम थी। तनवीर जिन्होंने इंजेक्शन दिया था और जिन पर ये आरोप लगा उन्होंने गलत इंजेक्शन किया है। तनवीर मेडिकल लाइन से जुड़े हैं और वो एक एक बात बताएंगे हमसे कि कैसे और क्या हुआ था। आप उस सोहेल अहमद के कौन हैं? भतीजे हुए। सोहेल अहमद के जी, भतीजे, जी। तनवीर नाम है जी कुरैश अहमद जो सोहेल के भाई हैं जी। उन्होंने, आप थोड़ा सा इधर आइए, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो सोहेल अहमद की मृत्यु हुई थी, जी। जो रिपोर्ट्स हैं वो भी बता रही हैं उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं फरवरी में मुकदमा किया और ये बताया कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी, कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ गलत हुआ है जी। और उनको गलत इंजेक्शन किया। उन्होंने भी एक बयान में ये कहा है हाँ। और वो इंजेक्शन जो दिया गया आपके द्वारा दिया गया है। तो उस दिन क्या हुआ था और कैसे उनकी सोहेल की तबीयत खराब हुई थी, क्या कारण थे जो कुरैश ने बताया कि पहले वो सही थे, टीवी देख रहे थे, जब वो अजमेर गए हैं उससे पहले वो सही थे, जब वो अजमेर चले उसके बाद तबीयत खराब हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी तबीयत खराब हुई? सबसे पहली चीज़ ये कि हम कुरैश अहमद से ये जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि गलत इंजेक्शन कौन सा होता है। भाई गलत इंजेक्शन कौन सा होता है जो लिखे लगा देने से अगर मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को कोई किसी तरीके की कोई दवा कोई पॉइजन दिया जाता है तो वो कुछ ही देर में वो काम करेगा और पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। पहली बात तो कोई भी इंजेक्शन है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलता है, नहीं लगाया जाता है। सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग ये पूरा मामला ये है कि कुरैश अहमद बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और ये जो आरोप है इनका कि आ करके इंजेक्शन लगाया, ये वो पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। इनकी बातें अलग अलग स्टेटमेंट हैं। हाँ, ये जो पूरी तबीयत ख़राब का मामला है कि रात में हमारे पास फ़ोन आता है कि भाई की तबीयत, उनकी जो नौकरानी है उसका फ़ोन आता है, अंकल के ही फ़ोन से आता है तो कि उनकी तबीयत थोड़ा बिगड़ रही है, आ जाइए। मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो अंकल मुझे बताते हैं कि गैस की दिक्कत हो रही है हमको और जो है एकदम तबीयत अजीब हो रही है। तो हमने उनको एक 0.40 इंजेक्शन गैस का आता है और एक लेसुराइट जो गैस के लिए दिया जाता है, वो दोनों इंजेक्शन मैंने दे दिए। दे करके मैं कुछ देर बैठा, एक कप चाय पी उनके साथ। हमने कहा अंकल ठीक है? बोले हाँ ठीक है और तुम अब जाओ, अब कल सुबह एक बार आ जाना तो हमने कहा ठीक है हम चल रहे हैं। मैं घर चला गया, मैं सो गया। सुबह फिर उनकी तबीयत बिगड़ी तो सुबह में हमारे कज़न ब्रदर हैं वो, उनको फ़ोन किया गया। जब हमारा फ़ोन नहीं उठा तो उनको फ़ोन किया गया तो वो गए, उन्होंने देखा तो उन्होंने भी बेसिक ट्रीटमेंट दे दिया। इसी तरीके से गैस इसकी दिक्कत थी तो उनको दे दिया। उसके बाद दोपहर में फिर उनकी थोड़ा तबीयत लग रही थी गड़बड़ तो उनको हम लोग ले करके गए। सबसे पहले ले करके गए थे आहूजा हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए तो आहूजा में लेके गए तो डॉक्टर साहब ने देखा, कहने लगे इनको कार्डियक के ओपिनियन ले लीजिए। उन्होंने अपना बेसिक ट्रीटमेंट दवा लिख दी, लेकर भेज दिया। फिर घर ले आए, शाम के वक्त फिर तबीयत बिगड़ी, फिर हम लोग ले कर गए उनको कार्डियोलॉजी ले करके गए। कार्डियोलॉजी का पर्चा हमारे पास मौजूद है। वहाँ पे 3 डॉक्टरों की टीम ने उनको देखा था, नाम मुझे याद नहीं, पर्चे में है। 3 डॉक्टरों की टीम ने उनको देखा और डॉक्टर ने साफ साफ लिखा था कि इनको हाँ 2 दिन से चेस्ट पेन हो रहा था, जो कि वो गैस के रूप में हमें बता रहे थे। उन्होंने सबको बताया चेस्ट पेन हो रहा था, उन्होंने चेस्ट पेन लिखा पर्चे में। वो चेस्ट पेन था, वो हम लोग समझ नहीं पाए, वो बता नहीं पाए अपनी बात को। तो उन्होंने पर्चे में लिखा और उस डॉक्टर साहब ने वहाँ से कार्डियोलॉजी में बेड खाली नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने लिख दिया कि इनको आप हैलेट ले जाइए। अब चूँकि हैलेट कार्डियक के लिए बेस्ट नहीं था तो इसलिए हम उनको वहाँ हैलेट न ले जा करके हम उनको हार्ट केयर सेंटर मरियमपुर ले गए, जहाँ पे डॉक्टर नीरज वरियानी है। हार्ट केयर सेंटर बना हुआ जो मेन कार्डियक के लिए ही है, आप पता कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डॉक्टर नीरज वरियानी के अंडर में उनको एडमिट करा दिया। और रही बात एडमिट करा दिया, कराने के बाद 10 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। रही बात उनकी तबीयत ख़राब होने की, तो तबीयत ख़राब होने की मेन वजह यह है जो अभी तक सामने नहीं आई थी, हम आपको बताते हैं सारी। जानना चाहते हैं दर्शक भी जानना चाहते हैं, जो कुरैश अहमद ने अलग अलग जगह अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। आपके पास अलग अलग होंगे स्टेटमेंट, अलग अलग लोगों को दिए हैं, तो आप देखिएगा उनके स्टेटमेंट में फ़र्क है। फ़र्क ये है, उन्होंने कहीं कहीं पे कहा है कि हम अजमेर में थे, इन लोगों ने हमको बताया नहीं, ठीक है, लेकिन वो अजमेर में एक दिन पहले गए हैं। वो 11 बजे करीब निकले हैं और अंकल की 6 तारीख को वो निकले हैं, 6 तारीख की रात में निकले हैं 11 बजे के आसपास वो, और सोहेल अंकल से लड़ के गए हैं।
लड़ाई इस बात पे हुई थी, वो गाड़ी मांग रहे थे कि हमें कार दे दीजिए, अजमेर जा रहे हैं हम लोग। तो अंकल ने मना किया कि ऐसा है। एक मिनट यहाँ रुकना चाहें। हाँ। कुरैश अहमद जो कहते हैं कि हम साथ में रहते थे, ये झूठ है, सुहेल अहमद के हमेशा, झूठ है। और बाकी भाई कभी कभी आते थे। हाँ। तो गाड़ी कुरैश अहमद के पास क्यों नहीं थी? कुरैश अहमद के पास गाड़ी नहीं होती थी। कुरैश अहमद सिर्फ वहाँ पे एज ए केयर टेकर रह रहे हैं। हमारे पास पुलिस को दिया, वो पुलिस की लगाई हुई एक रिपोर्ट है, जो कि थाने ने रिपोर्ट लगाई है, जिसमें साफ साफ ये पुलिस ने विवेचना करके ये लिखा हुआ है कि कुरैश अहमद पिछले 4-5 महीने से ही वहाँ रह रहे थे, उससे पहले नहीं रह रहे थे। पुलिस की रिपोर्ट है हमारे पास, वो हम आपको दिखा सकते हैं। तो तबीयत वहाँ से बिगड़ी कि इन्होंने गाड़ी मांगी। अंकल ने कहा, सोहेल ने कहा कि ऐसा है, हमारे पास गाड़ी नहीं रहती, गाड़ी रहती है उनके छोटे भाई उमर के पास, तो गाड़ी का वो जाने, उनसे पूछ लो, अगर वो दें तो ले के चले जाओ। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ उनसे लड़े हैं, ये दोनों खड़े हुए हैं मारने के लिए उनको। कुरैश और उनकी बीवी दोनों लोग सोहेल को मारने के लिए खड़े हुए हैं, मारने के लिए खड़े हुए हैं। जब उस समय पारुल मौजूद थी, जो उनकी नौकरानी है। तो ये लोग खड़े हुए लड़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया उमर को, अपने छोटे भाई को, कि ऐसा है, एक काम करो, गाड़ी दे दो, ये लोग लड़ने के लिए खड़े हो जा रहे हैं, और उनको गाड़ी दे दो, जाने दो इनको। गाड़ी की चाबी ले ली, और इन्होंने स्टेटमेंट कुरैश ने दिया है कि भाई हमको भेजा गया। भेजा नहीं गया है, ये अपने ससुराल सालियों के साथ ये पूरी फैमिली से गए थे, 2 गाड़ी से, 2 गाड़ी में इनकी पूरी फैमिली गई थी। इनको भेजा नहीं गया, ये अपनी मर्जी से गए थे, प्री प्लान था सब कुछ जाना। और ये लड़ करके गए हैं, तबीयत इनकी इसीलिए बिगड़ी, ये लड़ करके गए हैं, इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। और इनको हमने उसी दिन फ़ोन किया रात में, इनको इन्फॉर्म कर दिया था कि अंकल की तबीयत बिगड़ी, ऐसा ऐसा हो गया, आप लोग आ जाइए। इनको इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन ये 7 को नहीं आए, ये आए हैं 9 तारीख को। 2 दिन बाद? हाँ, 2 दिन बाद आए हैं। ये अपना घूम टहल के आए, इनको भाई की फिक्र नहीं थी, इनको भाई से मोहब्बत नहीं है बिल्कुल भी। ये भाई के यहाँ रोटी खा रहे थे पड़ी, ये 10 रुपए की धनिया तक नहीं मंगवा सकते वहाँ पे, इनके पास 1 रुपये नहीं है, समझ रहे? ये पैसे के लोभी आदमी हैं। इनको सन 2007 में हमारे दादा ने घर से बेदखल कर दिया था। ये लोग घर में इसी तरीके से लड़ाई झगड़ा करते थे, जो इनकी बीवी, इसीलिए हमारे पास साक्ष्य है, अखबार में निकलवाया गया था, इनसे संबंध विच्छेद कर लिया था, उसका है हमारे पास, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं वो भी दे दूँगा आपको। तो उन्होंने कर लिया था। इन लोगों के मिजाज अच्छे नहीं थे, ये लोग लड़ाई झगड़ा करते थे आए दिन, इसलिए उनको उन्होंने बेदखल कर दिया था। फिर कहा सुना करके औलाद है कहाँ करते हैं, तो इसलिए उनको वापस बुला लिया। ये साथ में रहते थे, और इन्होंने खुद अपने बड़े भाई की बहू के फ्लैट पे कब्ज़ा कर रखा है। कुरैश ने अपने बड़े भाई जो डॉक्टर उज़ैर अहमद है, उनकी बहू के फ्लैट पे कब्ज़ा कर रखा है, जिसमें कि सोहेल अहमद रहते थे, जिसकी रजिस्ट्री तबस्सुम नाज, जो कि उनकी बहू है डॉक्टर उज़ैर साहब की, उनके नाम है। बिजली का मीटर उनका लगा हुआ है, बिल वो पे करते हैं, सोसाइटी वो पे करते हैं, उनका आधार कार्ड, बच्चों का सारी चीज़ें उनके नाम पे, लेकिन जबरन इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है वहाँ पे। ये वहाँ से हट नहीं रहे। हाँ, वो कब्ज़े का है। उसके लिए हमारे जो बड़े अब्बू हैं डॉक्टर उज़ैर साहब, उनकी बहू बराबर कमिश्नर के आ जा रही हैं, वो सब प्रोसीजर में चल रहा है। ये मामला, ये तबीयत बिगड़ी उनकी वजह से बिगड़ी है, इसका कोई नहीं है, इसका साक्ष्य आपके सामने मौजूद है। कुरैश का कहना है कि वो जब अजमेर में थे, हाँ, तो पारुल ने फ़ोन करके उनको बताया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने फ़ोन किया था उनको। आपने फ़ोन किया? जी, हमने फ़ोन किया कि अंकल की तबीयत ऐसे ऐसे हो गया था, तो हम लोग वहाँ पे ले गए, वहाँ पे एडमिट है। तो उन्होंने हमसे सवाल करे कि घर पे कौन कौन है, अस्पताल में कौन है। हमने कहा देखिए ऐसा है, इतने सारे सवाल न पूछिए, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, हम लोग बहुत उलझन में हैं, आप लोग आ जाइए। लेकिन वो नहीं आए, वो 2 दिन के बाद आए, 9 तारीख को। और इन्होंने स्टेटमेंट एक जगह ये दिया है कि भाई हम वहाँ थे नहीं, इन लोगों ने सब कुछ कर दिया था, उसके बाद हम आए, हमको बताया नहीं। तो ये झूठे साबित हो रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बयान दे रहे हैं। आप इनके सारे इंटरव्यूज़ मीडिया को दिए हुए देख लीजिए, ये एक ज़बान पे नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो ये जो संपत्ति है पूरी, हाँ, क्या ये पूरा संपत्ति विवाद है कि कितने लोगों के बीच में ये संपत्ति है? देखिए पारिवारिक संपत्ति नहीं है, ये हमारे चचा हैं सोहेल अहमद शाह, ये उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टी है। ठीक है, भाई थे सोहेल? 8 सोहेल लोग 8 भाई थे। 8 भाई थे जी। अभी जीवित कितने? अभी जीवित 5 हैं, कुरैश अहमद को मिला करके। यानी अगर संपत्ति देखी जाए तो 7 भाइयों को, सोहेल अहमद को कोई नहीं, पत्नी बच्चे नहीं थे, उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है 3 साल पहले। किसकी? सोहेल अहमद की पत्नी की। पत्नी थी जी? ये तो बताया जा रहा है कि शादी उन्होंने की नहीं भाई, उनकी पत्नी थी जी, सईदा बेगम नाम था उनका। अच्छा। जी, उनकी पत्नी थी, उनकी डेथ हो गई है, नेचुरल डेथ थी, हाइपोग्लासीमिया में चली गई थी, और जहांगीर में एडमिट थी, और
डॉक्टर तनवीर साहब के अंडर में थी, 3 साल पहले की बात है। तो अब जो संपत्ति का अगर बंटवारा होता है, अगर बंटवारा होता है तो ये 7 भाई और 3 बहनें हैं, 3 बहनें भी हैं, उनको उनमें होगा। और ये नेचुरल डेथ है और ये सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ाम है लगाए जा रहे हैं। और रिपोर्ट गई हुई हैं हमारी, पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं आई हैं। पोस्टमार्टम में जो हुई है, हाँ। कहीं ये भी सुनने में आ रहा है जो बॉडी निकली है, हाँ, बॉडी बॉडी कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों का कहना है कि 7 महीने बाद, 7 महीने बाद, सितंबर को हाँ मौत हुई होगी जी, और करीब अप्रैल में बॉडी निकली पिछले हफ्ते में। तो जी। कितने दिन बॉडी ऐसी हालत में नहीं होगी जिस हालत में निकली है? बॉडी की जो कंडीशन थी वो हमारे अपने हिसाब से कि हमने जो भी थोड़ा बहुत सीखा है, तो हमारे हिसाब से हम लोग क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हैं, उसमें तमाम चीज़ें होती हैं। हम लोग टीवी पे के आधार पे तो नहीं बात कर सकते, लेकिन हाँ हम लोग इतना ज़रूर एनालाइज़ कर सकते हैं कि 7 महीने की बॉडी कैसी हो सकती है। 7 महीने अगर किसी को दफन कर दो तो जो बॉडी निकाली गई है, बॉडी निकाली गई तो ये पूरा पेट से लेके ये पूरा गोश्त है, ठीक है, ये पूरा थाई वाई सारी चीज़ें गोश्त है उसमें। तो उससे हमने उसी के बिहाफ पे हमने पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर के सामने, जो 2 डॉक्टर का पैनल था जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, इसकी पहचान कुरैश अहमद नहीं कर पा रहे थे। पहले कुरैश अहमद का बेटा अंदर पोस्टमार्टम में गया है, पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर ने उनको बुलाया कि आप लाश की शिनाख्त कैसे करेंगे, वो जवाब नहीं दे पाया। फिर उन्होंने उनके बाप को बुलाया, कुरैश अहमद को। कुरैश अहमद आते हैं, उनसे पूछते हैं, डॉक्टर उनसे सवाल करते हैं कि आप लाश की शिनाख्त कैसे करेंगे। तो ये हुआ कि लाश की शिनाख्त कोई जवाब नहीं दे पाए। सिपाही से वो बुलाते हैं कि किसी और को बुला लाओ, ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुझे बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। तो डॉक्टर मुझसे सवाल करते हैं कि ये बताइए कि आप लाश की शिनाख्त कैसे करेंगे। हमने कहा सर 7 महीने की बॉडी होगी, लाश की शिनाख्त कैसे हो पाएगी, हाउ इज़ दिस पॉसिबल सर। एंड आप जो चीज़ देख रहे हैं सर, आप खुद देखिए, क्या ये 7 महीने की बॉडी लग रही है। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि ये सोहेल अहमद शाह की बॉडी है। मैंने मना कर दिया कि मैं इस चीज़ की नहीं पहचान कर पाऊँगा और ना हो सकती है। और अगर ये कह रहे हैं कि उनकी बॉडी है तो सर इनसे पूछिए कि ये बॉडी ये किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि उनकी बॉडी है। डॉक्टर ने उनसे सवाल किया कि आप कैसे आप पहचान कर रहे हैं। तो वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि मजिस्ट्रेट साहब खड़े थे, मौजूद थे। फिर उनको जब कोई जवाब नहीं मिला सेटिस्फाइड, तो उन्होंने कहा कि वो जहां हमने दफनाया था वहीं से बॉडी निकाल ली। तो इस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। हमने कहा ये बताइए कि 7 महीने तक वहीं पे एक ही आदमी की बॉडी रखी गई। जहाँ पर कब्रिस्तान में कब्रें होती हैं तो अमूमन वहाँ पे 3-4 महीने पे दूसरी बॉडी आ जाती है, ठीक है, तो सभी जानते हैं, आपको ही पता है, सभी दर्शकों को पता है कि 3-4 महीने में दूसरी बॉडी आ जाती है। और सोहेल अहमद की कब्र सितंबर के दौरान में, आप अगर पीछे दिनों में जाएं, सितंबर में बारिश बहुत हो रही थी, 10 सितंबर को गेट हुई, सितंबर में बहुत पानी बरसा है। सोहेल अहमद की कब्र बहुत जल्दी बैठ गई थी, विदिन मेरा ख्याल 15-20 दिन में बैठ गई थी, क्योंकि हर फ्राइडे हम लोग बैठ गई थी, धंस गई थी, क्योंकि कोई चीज़ अगर यहाँ पे है और ये ऊपर वाली नीचे आएगी तो ये भी नीचे बैठेगी, तो नीचे धंस जाएगी। जब कब्र धंस गई तो उनकी बॉडी कैसे हो सकती है, ये आप सोचें। तो इसी बात के बिहाफ पे मैंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि देखिए ऐसा है, ये इनकी बॉडी नहीं हो सकती है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग DNA के लिए भेज देते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा उनकी बॉडी है कि नहीं। हमने कहा सर बिना उसके हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको करवाइए। तो उन्होंने अपने पंचनामे में लिखा कि DNA के लिए भी उसको भेजा जाएगा। उसके बाद सोहेल अहमद कुरैश अहमद फिर बाहर आ जाते हैं। कुरैश अहमद ने बहरहाल यही बताया है, वहाँ स्टेटमेंट दिया है और लिखा भी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होगा, पंचनामे में लिखा हुआ है कि लाश की शिनाख्त उनके परिजनों ने शिनाख्त की कि यहाँ पे इनको दफनाया गया था, इसी बिहार पे वहाँ से इसी बिना पे शिनाख्त हुई है। नहीं करेंगे, हाँ वहीं से निकाली, बस यही पहचान है कि कुरैश अहमद ने, हाँ 10 सितंबर को मौत होती है, हाँ 12 फरवरी को केस करते हैं, हाँ ये 4 महीने जी या 5 महीने, हाँ 5 महीने बाद क्यों उनको याद आई, क्या आप इसको कुछ बता सकते हैं? अब सर ये तो उनसे सवाल किया जा सकता है कि ये 5 महीने आप कहाँ सो रहे थे, कोमा में चले गए थे, कहाँ थे। आपके चाचा हैं तो आपको मालूम हो ना। नहीं चाचा हैं, लेकिन एक चीज़ बताएं आपको, ये निहायती गंदे आदमी हैं, इन्हें घर में कोई पसंद नहीं करता है। उसकी वजह यह है कि ये बेबुनियाद सबको हलाकान परेशान करते हैं, इनकी किसी से नहीं बनती है, सिर्फ इन्होंने दाढ़ी रखी हुई है और उसके आड़ में जो है सारी चीज़ें। हाँ कुरैश अहमद ने बताया कि वो किसी मतलब उन्होंने हमारे चैनल उनका एक 420 का मुकदमा था। इन्होंने अपने एक साथी के साथ मिल करके 5,75,000 रुपये का लोन लिया था। लोन को चुकता नहीं करा इन लोगों ने पैसे मिलवाट के खा लिए, ठीक है, मिलवाट के खा लिए। लोन में नॉमिनी वो थे और जिस बंदे ने लोन लिया था उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसकी वाइफ उसकी डेथ हो गई। तो इसी मामले में ये जेल गए थे, लखनऊ से
SBI या बैंक ऑफ इंडिया से वो लोन था, बराबर बैंक से कॉल लेटर आ रहा था, लेकिन ये कोई इस पर जवाब नहीं दे रहे थे। तो बैंक वाले इनको आए पकड़ के ले गए, चमनगंज थाना में थे ये। उसके बाद ये यहाँ से जेल भेज दिए गए। तो जब ये हुआ, ये प्रकरण पूरा हुआ, ये जेल भेज दिए गए। तो जेल भेजे गए तो हम लोगों ने ये हुआ कि उसको पकड़ा जाए जिसने लिया है, जिसने लोन लिया है। उसकी बीवी, वो तो उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी बीवी को पकड़ा जाए। जैसे तैसे नंबर करके नंबर उसका लिया गया। जब उसको फ़ोन किया गया है तो स्पीकर पे फ़ोन था, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास। तो उसकी बीवी ये बोलती है, जिसने लोन लिया है, कहती है जब तुम लोगों ने, इनकी कुरैश की बीवी से वो ये बोलती है कि जब तुम लोग खा रही थी, जब तुम लोग को नहीं वो था, अब जब मामला होगा तो हमको याद कर रही हो, हमसे मतलब नहीं है, तुम लोग अपना समझो। यानी जो पैसा लोन लिया गया हाँ, तो उनमें इनका भी शेयर था, जब ही तो वो बोल रही कॉन्फिडेंस से कि जब खा रहे थे आप, जब तो नहीं तो था आपको, अब आप कह रहे हो कि वो, तो इसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल था। मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता, लेकिन जैसे वो जवाब दिया, उसने जवाब दे के फ़ोन काट दिया, तो मुमकिन है कि उसमें इनका भी रोल होगा। 1-2 लाख इन्होंने भी लिए हों। इसी मामले में ये जेल में थे। उसके बाद जब जेल से आए, हाँ, जेल के आए, इन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद और हाँ, उसके बाद इन्होंने केस करा है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई जेवर एवर थे। तो अच्छा, एक बात बताइए, एक बात ये बताइए कि कब्जा किया है, एक बात ये बताइए कि मर्द कौन सा जेवर पहनता है? पिछले 2-3 साल से वो घर में है भाई, वो अपने कमरे से निकलते नहीं। आप चाहे तो इस चीज़ को दरियाफ़ कर लें, वो कमरे से नहीं निकलते। उनका टीवी और खाना, अपना बेड, तो वो ज़्यादा बाहर चल नहीं पाते, तो उनके पैर में तकलीफ़ रहती थी। तो ये बताइए, मर्द कौन से जेवर रखता है? हार बुंदा क्या पहनता है मर्द? क्या रखता है? उनकी पत्नी का कोई जेवर नहीं था। उनकी पत्नी के सोने की चेनें हम लोगों को मिली थी। उनकी पत्नी क्योंकि अलग रहती थी बेना जाबर में, तो उनके पास कोई ऐसा जेवर नहीं मिला हम लोगों को खास। ठीक है, हम लोग गए थे तो थोड़ी सी नाक की 2-4 कीलें थी, वो भी इनकी कुरैश की पत्नी ही बेच करके आई थी। तो वो खैर बात का विषय है। बहरहाल जेवर नहीं था कोई कुरैश अहमद, सोहेल अहमद के पास किसी तरीके, तो पेपर्स ऐसे कुछ नहीं थे कि जिससे, अब देखिए ऐसा है ना, जो प्रॉपर्टी है वो सोहेल अहमद की ही है। कि ये जो इन्होंने आरोप लगाए हैं ये सरासर गलत हैं, और ये जो आरोप हैं ये गलत हैं, और ये कहीं से सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये भी खुद ज़माने की ये जो है फजीयत झेलेंगे। ये इन्होंने बहुत गलत काम किया। हमारे यहाँ इस्लाम में भी इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा गुनाह है। ये थे तनवीर जो बता रहे थे कि जो कुरैश अहमद ने आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं निराधार हैं। इंजेक्शन तभी नहीं लगा, गैस की समस्या थी जो सोहेल अहमद ने बताई, लेकिन वो गैस ना होके कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम थी, जो डॉक्टरों ने बाद में बताया कि वो गैस नहीं थी, उनको चेस्ट पेन था। चेस्ट पेन किस लिए हुआ वो भी तनवीर ने बताया कि अजमेर जाने के लिए गाड़ी को लेके अपने बड़े भाई सोहेल से कुरैश लड़ते हैं पत्नी के साथ में, और तैश में आ जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर उन्होंने कुछ सोचा होगा जिसके आधार पर उनको चेस्ट पेन हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पाए, उनको लगा गैस है, जिस पर तनवीर ने उनको गैस रिलीफ के लिए इंजेक्शन लगाया, जिस पे आराम नहीं मिला। दूसरे दिन फिर उनको देखा गया, अहोजा ले गए, अहोजा से कार्डियोलॉजी ले गए, उनका इलाज यानी देख रेख बराबर चलती रही। इसकी सूचना कुरैश को भी दी जाती रही, लेकिन कुरैश अजमेर से वापस नहीं आए। फिर मरियमपुर ले जाते हैं, मरियमपुर में इलाज चलता है डॉक्टर नीरज की देख रेख में, जहाँ उनको आराम भी मिलता है। और कहीं कहीं हार्ट पेशेंट थे और शुगर पेशेंट थे, तो उनकी तकलीफ़ बढ़ती है और 10 तारीख को उनकी डेथ हो जाती है।